बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं पब्लिक पल्स में, हूं नम्रा तारिक। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से फाइनल कॉल तो दी जा चुकी थी, ये पुरानी खबर है, लेकिन उसमें जो पेशरफ्त है वो ये कि मुशावरत जारी है, तैयारियां जारी हैं। कल रात में पेशावर में एक बड़ी बैठक की मुतादिद खबरें हमारे सामने आ रही हैं। जो तजाद है वो ये कि बताया जा रहा है कि बुशरा बीबी उसको लीड करने जा रही हैं या फिर नहीं भी करेंगी। ये बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ये बताया जा रहा है कि कल उन्होंने मुलाकात जब हुई है, ये बैठक जब हुई है तो कारकुनान से उन्होंने बातचीत की। अब उस क़यादत में कुछ लोगों को बुलाया गया, कुछ लोगों को नहीं बुलाया गया। मुतादिद खबरें इससे मुतालिक सामने आ रही हैं, उस पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। दूसरी जानिब अगर बात की जाए, वो खबर शायद जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे, वो एक बार फिर से कुछ हद तक, अभी कंप्लीट नहीं लेकिन कुछ हद तक सामने आई। वो ये कि अमेरिका कांग्रेस का बानी तहरीक इंसाफ की हिमायत में एक और खत भी सामने आ चुका है। अब इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज कि नवाज शरीफ जो शायद एक्सपेक्ट हम नहीं भी कर रहे थे, वो कुछ हमें मुतहरक नजर आ रहा है। अभी उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाजी कॉल है, ये मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है और ऐसा करने वाले किसी सूरत भी कामयाब नहीं हो पाएंगे। इस पर भी हम डिस्कशन करेंगे प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में, और फिर प्रोग्राम के तीसरे हिस्से में जब हम आएंगे तो हम कुछ बात करेंगे पाकिस्तान की मईशत के हवाले से कि क्या IMF का जो एक दौरा था जो वफ्द का, वो मुकम्मल हो चुका, और उसको मुकम्मल होने के बाद क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते कि जो मिनी बजट की खबरें सामने आई थी, ऑल्दो गवर्नमेंट उसकी तरदीद करती रही है, लेकिन क्या हकीकत में भी ये खतरा टल चुका है, और इसके अलावा पाकिस्तान की मईशत किस डगर जा रही है, ये हम बातचीत करेंगे तीसरे हिस्से में। अपने गेस्ट को खुशामदीद कहते हैं। साद रसूल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आमना शेख हमारे साथ मौजूद हैं। साद साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि जो बुशरा बीबी की पॉलिटिकली एक्टिव होने की बात है, उसको पार्टी अभी तक ओन क्यों नहीं कर पाई है? क्या मोरूसी सियासत का जो एक नैरेटिव है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उससे मुताल्लिक कोई खदशा है, या फिर कोई जो अंदरूनी इख्तलाफात नजर आते हैं उनको अवॉइड करने के लिए कि शायद कोई मजीद दरार पैदा ना हो जाए पार्टी के दरमियान, या फिर कोई गिरफ्तार होने का खदशा है? क्यों पार्टी ओन क्यों नहीं कर पा रही है? देखिए, मैं आपके सवाल की प्रेमिस ये है कि बुशरा बीबी सियासत कर रही हैं और पार्टी ओन नहीं कर रही। मैं इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं जानता सिवाय उसके जो पॉलिटिकल पार्टीज ने आपस में दी हो। मेरी नाकिसी राय में तो PTI का ये कहना है, जो उनके बयानात का उनके लीडरान ने दिए, कि बुशरा बीबी कुछ पैगाम रिसानी कर रही हैं। वो इमरान खान साहब की बाएतमाद एक पैगाम रिसा हैं, जहाँ पे दीगर पॉलिटिकल पार्टी की लीडरशिप के ऊपर शायद उस तरह का एतमाद लोगों में ना हो। एक अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी के ऊपर कुछ पैगाम रिसानी के कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल लीडरशिप है मौजूद इस वक्त पार्टी की, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, जो मुझे उनकी स्टेटमेंट से समझ आई, कि वही सियासत करेगी। और इसी वजह से उन्होंने शायद ये भी कहा कि जो लिएज़ों कमेटी होगी, जो इमरान खान साहब डिटर्मिन करेंगे कि जी किन के साथ अगर बातचीत करनी है या कोई आगे लीड करना है किसी ग्रुप ने, किसी कमेटी ने, तो जो मुझे समझ आई PTI की बातें सुन के, उतनी ही जितनी मीडिया के ऊपर बताई गई, वो ये है कि उसमें बुशरा बीबी उसका हिस्सा नहीं होंगी, क्योंकि वो अमली सियासत का हिस्सा नहीं है, वो पैगाम रसानी के अंदर है। अच्छा, अगर हो भी या ना हो, मतलब तो इसमें आइदर वे, इस पे एतराज वो करे, वो कहा ना कि ही हु वाज नॉट बोर्न इन सिन मे कास्ट द फर्स्ट स्टोन, जिसने कभी गुनाह नहीं किया वो आके पत्थर फेंके। एक इमरान खान साहब की PTI ही वो पार्टी है जिसको हमने कम से कम 1997 से अब तक के पीरियड के अंदर देखा कि उन्होंने मौरूसियत नहीं की। और अगर शायद इमरान खान साहब इस वक्त बाहर होते तो शायद उनके दीगर फैमिली मेंबर्स अभी भी इन्वॉल्व ना होते। जो पार्टीज इस पे तनकीद कर रही हैं जी, सियासी जमातें जो इस पर तनकीद कर रही हैं, वैसे तो मुझे नहीं पता कि ये मौरूसियत के ज़ुमरे में आता है कि अगर कोई पैगाम रसानी करे नहीं करे। आपको याद होगा जब 1990 या फिर जहाँ पे क़यादत मौजूद नहीं है, शायद नहीं, आपको याद होगा कि जब आपको याद होगा 1997 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब को 1998 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब को मुशर्रफ साहब के पीरियड के अंदर उठा लिया गया, तो कुलसूम नवाज साहिबा जो उस वक्त सियासत में नहीं थी, पार्टी के किसी उस पर नहीं थी, उन्होंने उस नवाज शरीफ साहब की नुसरत भुट्टो साहिबा तो फिर पार्टी का हिस्सा थी। कुलसूम नवाज साहिबा जो पार्टी का कोई हिस्सा नहीं थी, उन्होंने उस मूवमेंट को इफेक्टिवली लीड किया। वो बड़ी फेमस तस्वीर है कि माल रोड के ऊपर उनकी गाड़ी को एक उठाया हुआ है लिफ्टर ने, और उस वक्त की बर्बरियत के अंदर। तो अगर
कोई पैगाम रसानी या कोई इस तरह की हेल्प की जा रही है तो उसके अंदर तो कोई आपके बड़ी बात मुताबिक नहीं। ये सिर्फ पैगाम रसानी है? अब मुझे नहीं पता, ये पीटीआई का तज्जिए, कहना है, आपके लेकिन तज्जिए, आपकी राय मेरा के सिर्फ तज्जिया इतना सा है कि शीशे के घर में बैठ के दूसरों पे पत्थर नहीं फेंके जा सकते। वो पार्टीज जो हैं ही मौरूसियत पे चलती, वो अगर कहें कि उसकी बीवी ने क्यों पैगाम भिजवाया तो लोग कहेंगे अच्छा सवाल है, लेकिन साथ ही हमारे भी 2-4 सवाल ले लीजिए कि आपने क्या क्या काम क्यों किया। ठीक है। अच्छा आमिना, तहरीक इंसाफ की जो क़यादत है, जो उनकी कल बैठक भी हुई, उसके बाद जो एलामिया जारी हुआ, जो खबरें सामने आई, उसके मुताबिक तमाम तर MNAs वगैरह को, MPs को ये अहकाम जारी कर दिए गए कि 10,000 से 5,000 इस तरह से आपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपनी अदा करनी और कारकुनान को इकट्ठा करके लाना है। तो अगर ये नंबर लेके आ जाते हैं MNAs, MPs, इज गवर्नमेंट रेडी फॉर दैट? देखिए नम्रा, पहली बात तो ये है कि मुझे बड़ी खुशी आज इस बात की हुई कि साद साहब ने आज पहली दफ़ा है कि किसी और टाइम की बर्बरियत पे इनकी नज़र पड़ी और इन्होंने उसको मेंशन किया और इन्होंने कहा उस वक्त की जो बर्बरियत थी। तो आई एम फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी फॉर दैट। इट्स अ स्टार्टिंग पॉइंट कि हम ये एक्सेप्ट करें कि और कहाँ गलतियाँ हैं। एंड कमिंग टू योर क्वेश्चन, आई थिंक ये एक बड़ा ही अनरियल सा नंबर दिया गया है। और टेकिंग फॉरवर्ड व्हाट ही सेड, इन्होंने कहा कि वो सिर्फ पैगाम रसानी कर रही है। मेरी बात सुने, मैं ये नहीं कह रहा, पीटीआई की लीडरशिप ये कह रही है जो मुझे सुनाई दिया। अगर उसका कोई डिफरेंट बयान है तो फिर जरूर बताइए। नहीं, थैंक यू वेरी मच फॉर सेइंग दैट। है। इशू ये है कि मेरा एक और काउंटर क्वेश्चन होगा कि पीटीआई की लीडरशिप है कौन? क्या बुशरा मानिका जो है वो पीटीआई की लीडरशिप है? क्या अलीमा खान पीटीआई की लीडरशिप हैं? क्या फवाद चौधरी पीटीआई की लीडरशिप हैं? गौहर खान पीटीआई की लीडरशिप हैं? क्योंकि इनमें से कोई भी शख्स दूसरे की बात को, दूसरे की प्लान को, एजेंडा को मानने को तैयार नहीं है। जहां तक इमरान खान साहब की लास्ट कॉल की बात है तो ये उनकी 13वीं लास्ट कॉल है जब से वो जेल के अंदर गए हैं। ये दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम कि हम ये सुन रहे हैं कि लास्ट कॉल दी जा रही है। सो इशू ये है, हम लोग इन चीज़ों को नहीं देख पा रहे। जैसे आपने 10,000 बंदों का जिक्र किया, भले वो 10,000 बंदों की ख्वाहिश हो कि जी हर MP और हर MNA 10,000 बंदे लेकर आएगा, या वो लास्ट कॉल का कमेंट हो। अनफॉर्चुनेटली मुझे तो ऐसे लग रहा है कि पूरी की पूरी पार्टी हेलुसिनेट कर रही है। अनफॉर्चुनेट रियलिटी है। आई डोंट लाइक टू यूज सच वर्ड्स, लेकिन ये हुकूमत इसको सीरियस नहीं ले रही है। ये बस नहीं, देखिए हुकूमत के सीरियस लेने का तहरीक इंसाफ के लिए ये करना, इसलिए इसको तो आई 100% एग्री विद यू। तहरीक इंसाफ के लिए शोर डालना, बदतमीजी करना, सड़कों पे आना, कफन की जलाओ घिराव की बातें करना वाकई रूटीन की बात है। जहां तक हुकूमत की बात है, हुकूमत ना कि सिर्फ इनको बल्कि हर तरह की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को बहुत सीरियसली ले रही है। और अगर ऐसा कुछ किया गया, किसी भी तरह से स्टेट के ऊपर कोई हमला किया गया, कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट की गई, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट की नो टॉलरेंस पॉलिसी होगी। गवर्नमेंट की नो टॉलरेंस पॉलिसी। मैडम की बात में एक थोड़ी सी वजाहत कर दूं, क्योंकि एक नॉन पॉलिटिकल एनालिसिस के पर्सपेक्टिव में देखिए, हुकूमत का कोई ओहदेदार जो बेशक हुकूमत की लीडिंग पार्टी PMLN का मेंबर ना हो, लेकिन हुकूमत में ओहदेदार हो, वो जब बात करेगा तो हुकूमत के बिहाफ पे करेगा। इसी तरह जो PTI के जो नून लीग के ओहदेदारान हैं, हम ये नहीं कह रहे कि अगर सलमान शहबाज साहब बात करेंगे तो वो नून लीग की बात होगी। नहीं, जो ओहदेदारान है आपके, जब वो बात करेंगे तो वो पार्टी की बात होगी। ये मेरी कानूनी सियासी फहम में है। फवाद चौधरी साहब की बात, क्योंकि वो ओहदेदार नहीं है, तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI की बात होनी चाहिए। अलीमा खान साहिबा की बात, क्योंकि वो ओहदेदार नहीं है, वो मेरे ख्याल में PTI का मौकफ नहीं होगा। मैं जिस मौकफ की बात कर रहा हूँ कि अलीमा खान साहिबा और बुशरा बीबी ये पैगाम रसानी का काम कर रहे हैं, ये PTI के ऑफिशियल जो पोजीशन होल्डर्स हैं उन्होंने कहा। शेख वकास साहब ने कहा, सॉरी, कल की मीटिंग में बुलाए नहीं गए थे। जरूर, ये तो एक सियासी बात है। That's an important point. लेकिन जब भी कोई पॉलिटिकल ऑफिस होल्डर बात करेगा, वो बुलाया गया हो ना बुलाया गया हो, वो अपनी मर्जी से करे, जैसे मर्जी करे। हम सोचेंगे कि पार्टी की बात है, कि जनरल सेक्रेटरी ने की, ये इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी ने की, ये उनके चेयरमैन ने की। लेकिन ये कहना कि मेरी या आपकी या इनकी बात किसी पार्टी को रिप्रेजेंट करती है, ये मुनासिब नहीं। तो हम जो मौकफ की बात कर रहे हैं वो ये है कि पार्टी के ऑफिस होल्डर्स ने ये कहा ठीक है
کہ یہ پیغام رسانی کر رہی ہیں. اب اصل میں وہ سیاست کر رہی ہے نہیں کر رہی ہے تو ہم سب ٹی وی پہ دیکھ کے بتا دیں گے. اور ایک چیز میں کلیریفائی کر دوں کہ پی ایم ایل این کے کسی عہدے داران کو, جیسے انہوں نے کہا, کوئی اعتراض نہیں ہے بشرا بی بی کی یا فار دیٹ میٹر کسی کے بھی سیاست کرنے سے. ایشو صرف اس بیانیے پہ ہے کہ جب وہ آ کے بار بار ٹی وی پہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک غیر سیاسی خاتون ہے, ان کے اوپر کسی قسم کا کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہونا چاہیے, کوئی کیس نہیں ہونا چاہیے, اس تضاد کے اوپر اختلاف ہے. اچھا ساتھ صاحب, جو کنفیوژن ہے وہ یہ کہ جو قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی, ان کے درمیان ہمیں اندرونی اختلافات تو بہت نظر آ رہے ہیں. اب اس سچویشن میں جہاں پہ آپ 24 نومبر کو اتنی امپورٹنٹ کال دے رہے ہیں کہ یہ فائنل کال ہے ہماری, تو ڈیفینیٹلی دیر شوڈ بی سم ون ہو شوڈ ایکچولی بی لیڈنگ آل آف دیٹ. تو آپ کو کون نظر آ رہا ہے اس کو لیڈ کرتے ہوئے؟ علی امین گنڈاپور صاحب ہیں, علیمہ خان صاحب ہیں, بشرا بی بی ہیں, کون ہے میرے خیال میں؟ میں پی ٹی آئی کی انٹرنل پالیٹکس کو نہیں جانتا, لیکن میرے خیال میں علیمہ خان صاحبہ اور بشرا بی بی صاحبہ کو تو ہمیں اس میں کاؤنٹ نہیں کرنا چاہیے. اس وجہ سے نہیں کرنا چاہیے کیونکہ وہ پارٹی کی کوئی پوزیشن ہولڈر نہیں ہے. ہمیں بات یہ کرنی چاہیے کہ کیا علی امین گنڈاپور صاحب کو اس کو لیڈ کرنا چاہیے, یا گوہر صاحب کو لیڈ کرنا چاہیے, یا سلمان اکرم راجہ صاحب کو لیڈ کرنا چاہیے, یا شیخ وقاص, جو پارٹی کے ہولڈرز ہیں. لیکن ابھی تک وہ کمیٹی کے نام بھی سامنے نہیں آئے. یہ بات آپ کی درست ہے کہ پی ٹی آئی کو, مجھے نہیں پتا کہ ان کی انٹرنلی کیوں رفٹ ہے اتنی زیادہ, بظاہر نظر بھی آ رہی ہے. پی ٹی آئی کو تو اس وقت اپنی اپوزیشن کی پالیٹکس کرتے ہوئے کنسنسس بلڈنگ کرنی چاہیے. ان کو چاہیے کہ نہ صرف کہ اپنی رفٹس بھی ٹھیک کریں, آپس کے اندر بھی کوئی جو بھی تضادات ہیں ان کو ٹھیک کریں, بلکہ جو دیگر اپوزیشن پولیٹیکل پارٹیز ہیں, مولانا صاحب ہوں, دیگر اپوزیشن کی چھوٹی پولیٹیکل جماعتیں ہوں, ان سب سے بھی بات کریں. اپوزیشن کے اندر رہتے ہوئے انہیں کنسنسس بلڈنگ کرنی چاہیے, نہ کہ یہ کہ اپنے انٹرنل ہی کو آپ تضاد پیدا کر دیں. there is strength in numbers. جب آپ کے نمبر زیادہ ہوں گے, زیادہ لوگ ساتھ ہوں گے, زیادہ پولیٹیکل پارٹیز ساتھ ہوں گی, ان سب کی آئیڈیالوجی متفقہ طور پہ ان سب پولیٹیکل پارٹیز کی جب کچھ ڈیمانڈز پیش کرے گی تو اس میں کریڈیبلٹی آتی ہے. کسی بھی اپوزیشن پارٹی کے لیے سب سے موزوں بات یہ ہے کہ وہ زیادہ لوگوں میں کنسنسس بلڈ کرے, زیادہ پارٹیز میں کرے, اور پی ٹی آئی کو بھی یہی کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اچھا آمنہ, جو یہ سب کر رہی ہے پاکستان تحریک انصاف, اس کا ایجنڈا صرف ایک یہ ہے کہ ہم نے ایک ڈائلاگ کے ٹیبل پہ آنا ہے. وہ کس کے ساتھ آنا ہے نہیں آنا, دیٹس انادر ڈیبیٹ, لیکن وہ ڈیفینیٹ ہے, وہ بہت آبویس ہے کہ وہ حکومت کے تھرو ہی ہوگا اگر کچھ ہوتا ہے. اور یہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی خود بھی کہہ چکے ہیں کہ ہم لوگ جو بھی ہمارے سامنے شخصیات آئیں گی ہم ان سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. حکومت آپ کو سنجیدہ نظر آتی ہے کہ اس پوائنٹ پہ اگر آ جاتے ہیں جہاں پہ تحریک انصاف کے ساتھ بات کرنی پڑے تو سنجیدگی کے ساتھ حکومت کرے گی؟ دیکھیں حکومت پاکستان کے فار دی سیک آف پاکستان. نو دیٹس واٹ آئی ایم کمنگ ایٹ. حکومت تو آج سے نہیں, حکومت تو آج سے 9 مہینے پہلے سے بات کرنا چاہ رہی ہے. ایشو یہ ہے کہ میرا آپ سے الٹا کاؤنٹر کوشچن یہ ہے کہ آپ کیسے یہ سمجھتی ہیں یا یہ کہہ سکتی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ کوئی حقیقت پر مبنی ہے یا اس کے اندر کوئی سیریسنس ہوگی؟ وہ تو اس طرح کی سٹیٹمنٹس ہر آئے دن دیتے رہتے ہیں. میرا خیال ہے کہ جس دن سے وہ جیل گئے ہیں تب سے لے کے آج تک کرنا چاہتے ہیں نہیں, بٹ آئی ایم کمنگ ایٹ دیٹ. وہ 50 ٹائمز مذاکرات کی بات بھی کر چکے ہیں, پھر وہ منت ترلا بھی کر چکے ہیں, پھر وہ اس سے مکر بھی چکے ہیں کہ جی میں نے کسی کے ساتھ بھی کوئی مذاکرات نہیں کرنے. سو حکومت کی طرف سے دیکھیں, حکومت کی بڑی کلیئر کٹ پالیسی ہے دیٹ پاکستان کمز فرسٹ, سیفٹی سوورینٹی آف پاکستان کمز فرسٹ فار اس. حکومت کی اس وقت کوئی فریجائل ایگو نہیں ہے جو پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ دکھاتی رہی. حکومت کا کوئی ونڈکٹیو ایجنڈا نہیں ہے, حکومت کسی کو ٹارگٹ نہیں کرنا چاہ رہی. حکومت نے اگر بدلے لینے ہوتے تو اس وقت اسمبلیاں جو ہیں جس کے اندر اتنے ان کے ممبران بیٹھے ہیں, سینٹ کے اندر, نیشنل اسمبلی کے اندر, پروونشل اسمبلی کے اندر, کے پی کے میں حکومت بنا کے بیٹھے ہیں, تو حکومت نے اگر بدلہ لینا ہوتا یا ونڈکٹیو ہونا ہوتا تو اس وقت یہ سارا کچھ نہ ہو رہا ہوتا. There was a lot that they could have done. جس طرح یہ اپنی حکومت میں کرتے رہے, پاکستان مسلم لیگ نون کو اور اس کے ممبرز کو ٹارگٹ کرتے رہے. ایشو جو ہے وہ آپ اگر اس کے اوپر فوکس کریں, ایشو یہ ہے کہ جس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ایک نہیں, صرف میاں نواز شریف نے نہیں, کیا وہ خواہ وہ ان کی فیملی ہو, خواہ وہ ان کی پارٹی لیڈرشپ ہو, سینئر لیڈر سے لے کے چھوٹے لیڈر تک لوگوں نے مہینوں سالوں جیلیں کاٹی ہیں.
इनकी पार्टी का एक शाह महमूद कुरैशी साहब बेचारे अंदर हैं, उनको भी कोई ना उनका नाम लेता है ना उनको कोई याद करता है, उनके बच्चे ही मारे मारे फिर रहे हैं उनको डिफेंड करने के लिए। शिकायत भी बल्कि अभी सामने आई है, साथ साथ उस पर that's what I'm saying। उसके अलावा कोई राजी नहीं है उनके लिए, इमरान खान के लिए जेल जाने को, इमरान खान के लिए मुश्किल। अब अली सीनियर क़यादत भी है, चीमा साहब है, यास्मीन राशिद साहिबा, दीगर क़यादत, वो बेचारे बहुत लोग मौजूद हैं जेल में अभी भी। मैं सॉरी बसद एहतराम है आपकी इसमें बड़ी जब मैं लेकिन शाह महमूद कुरैशी, प्लीज साथ साहब ऐड कर लीजिएगा, जो पॉइंट आमिना का था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को भी कोई पूछ नहीं रहा, और बल्कि उन्होंने अभी ब्रेकिंग न्यूज भी हमारे पास कुछ देर पहले आई है, उन्होंने बयान दिया कि हम लोग चाहेंगे कि जो अभी मौजूदा क़यादत है तहरीक इंसाफ की, वो आके एक बार हमसे भी पूछ लें कि हम क्या चाहते हैं, हमारी भी कोई सियासी हिकमत अमली हो सकती है, और जो बाहर है वो जेल जाने को तैयार दुरुस्त नहीं। देखिए बिल्कुल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में बहुत सारे सुकून, उन्होंने बहुत सारी जगहों पे उनको मुख्तलिफ काम करना चाहिए था जहां पे उन्होंने नहीं किया। बहुत सारी चीजें हैं जो उनको अब करनी चाहिए जो वो नहीं कर रहे। इसके ऊपर तो मेरा ख्याल है आप किसी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रेगुलर वर्कर से पूछें कि क्या आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ऊपर पूरी तरह इत्मीनान है कि ये वाकई दुरुस्त काम कर रहे हैं, तो सब लोग कहेंगे कि नहीं कर रहे। कुछ के 2 आइडियाज होंगे, कुछ के 5 होंगे, बिल्कुल तनकीद करनी चाहिए। लेकिन जिस पैराडाइस में, मैं फूल्स पैराडाइस नहीं कहना चाहता, लेकिन जिस जन्नत में मैडम और मैडम की पार्टी का मौक़िफ़ है, मैं इनके अल्फाज बताता हूँ कि इनका कोई विंडिक्टिव एजेंडा नहीं है, ये किसी को टारगेट नहीं कर रहे, इन्होंने किसी से बदला नहीं लिया। मुझे यकीन है मैडम के साथ मिलके कि जब पाकिस्तान की तारीख लिखी जाएगी इस लम्हे की 10, 15, 20 साल बाद, तो ये सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा कि वो एक हुकूमत और वक्त जब किसी के ऊपर कोई तशद्दुद नहीं हुआ, कोई विंडिक्टिव एजेंडा नहीं हुआ, कोई किसी को टारगेट नहीं किया गया, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की गई, ये यास्मीन राशिद साहिबा, ये दीगर लोग, ये ऐसे, मुझे यकीन है कि ये हुकूमत सबसे सुनहरे हरूफ में याद की जाएगी कि इनके वक्त में ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम सारे बेवकूफ हैं जो देख रहे हैं। चलिए मैं इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपके साथ एग्री किया। नहीं, मैं आपने तो तंजन एग्री किया, लेकिन मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट देखिए मसला ये है कि इशू ये है कि ये खुद माशाल्लाह एक बहुत सीनियर और सक्सेसफुल लॉयर है और मुझे इनसे डेली बेसिस पे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। लेकिन अगर ये इस तरह का कमेंट करेंगे कि लॉ इज टेकिंग इट्स कोर्स, अगर आप विंडिक्टिव एजेंडा में और कानून की बालादस्ती में फर्क नहीं करेंगे, और अगर आप ये कहेंगे कि जी राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी के अंदर ड्रग्स प्लांट कर दिए जाएंगे और उसके बाद उनको चूहों वाले फर्श पे सुलाया जाएगा, उसको अगर आप इक्वेट कर देंगे स्टेट इंस्टीट्यूशंस पे हमला करने वालों को ट्रायल करने से, तो ये कंपैरिजन बनता नहीं है। चलें ठीक है। एजेंडा हमारा तब होता जब हम भी प्लांटेड काम कर रहे होते सिर्फ इसलिए कि हमने इनसे बदला लेना। सॉरी, चलें ब्रेक की कॉल आ रही है, जल्दी है। 90 मेंबर्स हैं इनके पंजाब असेंबली में, अगर वो दंदनाते फिर रहे हैं पूरे मुल्क में, हमारा कोई विंडिक्टिव एजेंडा होता तो वो असेंबली का हिस्सा ना होता। हम मैडम ऐसे थोड़ा सा मेरा ख्याल है शायद बुरा मान गई, हम तो एग्री करते हैं इस बात से। चल ठीक, हम तो आपके साथ हैं इस बात। चलें, आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा, यहाँ पे हम शामिल करने लगे एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक जी, एक बार फिर से आपको खुश आमदीद भी कहते हैं। अच्छा, नवाज शरीफ साहब ने इंपॉर्टेंट बयान दिया, वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एहतजाजी कॉल जो है वो मुल्क को डीरेल करने की कोशिश है और ऐसा करने वाले कभी कामयाब नहीं होंगे। अब पॉइंट यहाँ पे ये नहीं है कि वो क्या कह रहे हैं, पॉइंट यहाँ पे एक ये भी है कि वो क्या कह रहे हैं, उसके साथ साथ वो अभी लंदन से वापस जब पाकिस्तान आने लगे वो ये सब कह रहे हैं, हमें वो लंदन में काफी एक्टिव दिखाई दिए, लेकिन पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो वो सियासी एतबार से इतने एक्टिव नजर नहीं आते रहे। साथ साथ ऐसा ही है। देखिए इस पे तो मैम बेहतर मेरा ख्याल है मुझसे बात कर सकेंगी। मेरे तो ख्याल में बहुत ही आला पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के नवाज शरीफ साहब अपना रहे हैं, जैसे कि पाकिस्तान क्या दुनिया भर के तूलो अर्ज के अंदर उनको पजीराई मिल रही है अपनी पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी की वजह से, ख्वाह वो लंदन की सड़कों पे हो, स्विट्जरलैंड की सड़कों पे हो, पाकिस्तान में वो आ जाएं। मुझे यकीन है कि वो क्या था उस जहाज का, मेरे ख्याल नाम उम्मीद पाकिस्तान या उम्मीद सहर या कोई इस तरह का नाम था ना उस जहाज का, जिसके ऊपर हमने स्टेट एक्सपेंडिचर से फूल निछावर किए और रनवे के ऊपर वो लगाई वाटर कैनन्स और फिर
जो कि सारा स्टेट एक्सपेंडिचर पे हुआ, मुझे यकीन है कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी लोगों के दिलों में, पाकिस्तान के गरीब लोगों के दिलों में, जिनके घर के खर्चे पूरे नहीं हो रहे, रच बस जाएगी ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी। और उन सब लोगों को नवाज शरीफ साहब के लंदन के अपार्टमेंट के बाहर खड़े हुए को तकरीर हो या एक कन्वर्टेबल मर्सिडीज़ हो स्विट्ज़रलैंड के अंदर जिसमें वो फिर रहे हों, तो मुझे यकीन है कि ये पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के गरीब गुरबा लोगों के दिलों में को पुरनूर कर देगी और हर बंदा अपने दिलों के वज़ीर आज़म की मोहब्बत के सरशार होगा। उनकी पाकिस्तान में खामोशी, लेकिन बैरून मुल्क एक शानदार लाइफस्टाइल और वहां पे उनका एक्टिव होना, ये पाकिस्तान में पॉइंट तो वो बिल्कुल ही कसरे नफसी से रहते हैं। जैसे कि आप जानती हैं, एक छोटा सा 3,500 कनाल का उनका घर है, बहुत ही वो कम उसमें रहते हैं। नो मैं बड़ा सीरियस बात कर रहा हूं कि मुझे यकीन है कि नवाज शरीफ साहब की सिंप्लिसिटी और पॉलिटिकल विजडम जो वो और उनके दीगर फैमिली मेंबर्स इस वक्त दिखा रहे हैं, ख्वाह पाकिस्तान में हो ख्वाह पाकिस्तान से बाहर हो, मुझे यकीन है कि हमारे दिलों के वज़ीर आज़म के साथ पूरे पाकिस्तान के दिल वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक होगा, लेकिन मैं यहाँ पे ये सवाल पूछ रही थी कि वो अभी पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में वापस एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं आपको पाकिस्तान उनसे में? ज्यादा एक्टिव कौन है? आप जानती हैं कि पाकिस्तान के तूलो अर्ज में आप जिस बंदे को रोक के पूछें कि तुम क्या बात कर रहे थे, तो वो कहता है मैं नवाज शरीफ साहब की तारीफ कर रहा था। इससे अच्छा कौन सा, इससे अच्छी स्ट्रैटेजी क्या हो सकती है? ठीक है आमिना, आप बताइएगा कि नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान में हमें खामोश दिखाई दिए, लेकिन लंदन में हमें वो बड़े एक्टिव दिखाई दिए। आपको पाकिस्तान में भी नियर फ्यूचर में आपकी जमात है ऑब्वियसली, कैन यू प्लीज टेल अस कि वो हमें पॉलिटिकली बहुत एक्टिव नजर आएंगे नियर फ्यूचर में? देखिए नम्रा, एक ये चीज़ है कि आप एक्टिविटी अगर इस चीज़ को कहती हैं कि वो रोज़ आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें या सारा कुछ करें, बाहर भी उन्होंने जाके ऐसा कुछ नहीं किया। वो अगर मीडिया उनके पास आया और मीडिया ने कुछ सवालात रेज किए और कुछ एक दो बड़े अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स वहाँ पे हुए जिनको इन्होंने बड़ी तंजिया अंदाज में कहा कि जी पजीराई मिल रही है, पर मैं ये समझती हूँ कि कितना भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन ना हो, मैं आपके शो में पहले भी ये बात कह चुकी हूँ कि अगर मेरे पे हो जिस तरह, तो मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जैसे कल्ट को शायद बैन कर दूं, बट जो होगा उसका एक तमीज़ तहजीब के अंदर रह के एक चीज़ को, एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बताने का तरीका है। लोगों की गाड़ियों के पीछे भागना, उनकी फैमिलीज़ के होते हुए उनके ऊपर नारे लगाना, गंदी ज़बान का इस्तेमाल करना, ये चीज़ें कोई प्लेजेंट नहीं है। ना ही ये पाकिस्तान की तहजीब है, ना हमारे नॉर्म्स के मुताबिक है, और ना ही जो रियासत मदीना की बात करते हैं, ना ही हमारा इस्लामिक कल्चर ये हमें समझाता है। ठीक है, सो अनफॉर्चुनेटली अगर मियाँ साहब ने उसके ऊपर कोई कमेंट किया, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में तमाम सियासी जमातें करती आई हैं, नून लीग तो तहरीक इंतशारी कहती है। नहीं, नून लीग तो तहरीक इंतशार कहती है, क्योंकि उन्होंने जितना इंतशार फैलाया उसकी हिस्ट्री पाकिस्तान में, क्या मुझे तो लगता है पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती है, जो कुछ उन्होंने किया, जिस तरह से हमारी यूथ को गुमराह किया। सो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं, वो अगर आज फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऑफ पंजाब अगर PMLN के पास है, तो वो कायद मोहतरम की वजह से ही है। वो इस तरह नहीं है कि वो कोई आपस में बैठ के सबने जो है हुकूमत बना ली। ये चीज बड़ी डे वन से बड़ी क्लियरली डिसाइडेड है कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर भी उनकी इनपुट है और उनका एक जो है। मैं एक सवाल पूछ सकता हूँ? जी प्लीज। नवाज शरीफ साहब ने पिछले 2 महीने के अंदर 3-4 दफा कहा कि जब मेरी हुकूमत थी, तो उससे लगा ये कि अब उनकी हुकूमत नहीं है। आप कह रही हैं कि उन्हीं की हुकूमत है, तो जरा वाज़ेह कर दें कि क्या वफाकी हुकूमत है उनकी या नहीं है? वफाकी हुकूमत में जो फैसले हो रहे हैं या फिर सूबाई सतह पे जो हो रहे हैं, वो सबसे पहला बेसिक सवाल तो आंसर करें कि क्या नवाज शरीफ साहब के ख्याल में उनकी हुकूमत है पाकिस्तान में या नहीं है? देखिए, मैं बहुत अच्छी बात है, ये वर्ड्स का हेर फेर जो है इसको क्लैरिफाई करना बहुत जरूरी है। आप ये समझें इस चीज को कि उनका, जब वो ये कहते हैं कि जब मेरी हुकूमत थी, तो उससे मुराद उनकी ये है कि जब वो वजीर आजम की कुर्सी पर विराजमान थे। ये उन्होंने सिर्फ यहाँ पे नहीं कहा, उन्होंने कल जब लंदन में उन्होंने अपना बयान दिया, मीडिया टॉक की, उन्होंने तब भी यही कहा कि मैं 3 बार प्राइम मिनिस्टर था, तो ऐसा हुआ। ये 100% उनकी पार्टी की हुकूमत है, जिस पार्टी के वो अनअपोज्ड प्रेसिडेंट हैं, उस पार्टी की फेडरल गवर्नमेंट भी है और पंजाब गवर्नमेंट भी। लेकिन आमिना, नवाज शरीफ साहब अपनी जो उनकी सियासत है वो 2017-18 के बाद 2021 पे आके रुक जाती है। अभी भी उनसे किसी सहाफी ने सवाल पूछा था कि जो अभी हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या अपोजिशन के साथ ओवरऑल, क्या ये दुरुस्त है? तो उन्होंने कहा था हमारे जमाने में तो हमारे साथ इससे भी ज्यादा बुरा हुआ था। तो डज दैट जस्टिफाई इट
कि उनके साथ अगर हुआ है तो इनके साथ भी लाजमी होना है। उनकी सियासत 2021 के बाद क्यों नहीं आ रही, वो वहां पे रुक क्यों गए कि मुझे क्यों निकाला? नहीं, वो बिल्कुल भी जस्टिफाइड नहीं है। ना तो मियां साहब का ऐसा कुछ कहना था, ना ही हम में से किसी पार्टी मेंबर का ऐसा कुछ कहना है। जब उन्होंने कंपैरिजन ड्रॉ किया तो वो सिर्फ ये कह रहे थे कि जो आज के शोर मचाने वाले हैं, जो आज अपनी मजलूमियत का ढिंडोरा पूरे पाकिस्तान में पीटते फिर रहे हैं, बल्कि अब तो लॉबिंग फर्म्स हायर कर ली अमेरिका में भी अपनी मजलूमियत का बयान जो है वो फैलाने के लिए, उनकी बात की गई है कि आप जिस चीज को मजलूमियत कहते हैं, क्या आप भूल गए कि आपने किस तरह से PMLN के ऊपर और दीगर जमातों के मेंबरान के ऊपर किस तरह से जुल्म किए, किस तरह से बीवियों को, बेटियों को, बहनों को कैद किया, और न सिर्फ कैद नहीं किया, उनके जेल सेल्स के अंदर कैमरास लगाए, उनकी प्राइवेसी को अटैक किया, उनके घरों के दरवाजे तोड़े, उनके होटल्स के दरवाजे तोड़े। सो जब ये मेंशन किया जाता है तो सिर्फ इनकी याद दहानी के लिए मेंशन किया जाता है कि इनको याद होना चाहिए कि ये क्या कुछ करते रहे। आज अगर इनके साथ सिर्फ लॉफुल एक्शन हो रहा है, वो इनको जुल्म लग रहा है, जिस वक्त ये जुल्म कर रहे थे उस वक्त क्या हो रहा है? चलो ठीक है, आपका पॉइंट आगे जी। मैं मैन की बात से बिल्कुल एग्री करता हूँ। मैंने तो इसी प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में भी कहा कि माजी में नून लीग के साथ भी जुल्म हुआ है, पीपल्स पार्टी के साथ भी जुल्म हुआ है। आप इस तारीख को नून लीग तो 85 से पहले एग्जिस्ट नहीं करती थी, पीपल्स पार्टी तो 1967 से इफेक्टिवली एग्जिस्ट करती है। दोनों पार्टीज के साथ जुल्म हुआ है, दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के साथ किया है, दीगर लोगों ने इन पार्टीज के साथ किया है, इसके अंदर तो कोई दो राय नहीं। सवाल ये नहीं है कि अब से 50 साल पहले जुल्म किसके साथ हुआ था। सवाल ये है कि आप और मैं इस लम्हे में जिंदा है। मैं गुज़िश्ता कल के कॉफी के कप के बारे में कुछ नहीं कर सकता, लानत देख सकता हूं कि गलत थी, लेकिन कुछ नहीं कर सकता। इस वक्त के बारे में मैं फैसला कर सकता हूं कि ये ठीक है या गलत बना सकते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, हमने ये फैसला कर लिया है कि हम किसी को विक्टिमाइज नहीं करेंगे। हम पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन वो तो सारा पाकिस्तान ही एग्री करता है। जिस वक्त अपना मैनिफेस्टो लिखा था उस वक्त भी ये कहा था बार-बार, मैडम मेरा ख्याल है पॉलिटिकल कैंपेन, तो अभी कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं हो रही है। थोड़ी सी इसमें मैडम का वो, हम तो मैडम आपके साथ हैं। हम तो बल्कि कहते हैं कि जितनी शफकत आपकी हुकूमत में बढ़ती है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की यूथ के साथ, पाकिस्तान के तूलो अर्ज में लोगों के साथ जितनी शफकत और मेहरबानी पिछले 2-2.5 साल के अंदर हुई है, PDM 1 से शुरू कर लें, इतनी तो आप इसी वजह से तो आप देखें कि जहां पे भी नून लीग का कोई शख्स निकलता है पाकिस्तान के अंदर या कहां दुनिया भर के अंदर, जहां कोई पाकिस्तानी मिल जाए, वो झोलियां उठा के दुआएं देता है। कितनी शफकत आपने बढ़ती है। जिस तरह की थैंक यू वेरी मच फॉर पॉइंटिंग दैट आउट, ये जो इस तरह का गंदा गलीज रवैया लोगों की तरफ से बरताया जा रहा है, वो इसलिए नहीं है कि नून लीग ने कुछ गलत किया, वो इसलिए है कि एक ऐसा लीडर जो इस पोजीशन में था कि वो आवाम को या सीधे रास्ते पे चलाता या गलत रास्ते पे चलाता, उसने आवाम को गुमराह किया। आखिरी जुमला कहूं, आखिरी जुमला, उसने अपनी यूथ को गुमराह किया, गलत रास्ते पर लेके गया, जहां पे उसको मैडम मैं आपके साथ हैं, हम आपके साथ हैं। मेरी सिर्फ आपसे हल्की सी इस्तदा इतनी है कि अभी आपने कहा कि ये इस वजह से नहीं हो रहा क्योंकि नून लीग ने कुछ गलत किया। मेरी आपसे इस्तदा ये है कि जब इंसानी तारीख में हुक्मरान ने सोचा है कि मैंने कुछ गलत नहीं किया ना, तो उस हुक्मरान को तारीख बहुत अच्छी तरह याद कंप्लीटली रॉन्ग। मैंने ये नहीं कहा कुछ गलत किया है, बताइए क्या गलत किया। बहुत सारी गलतियां बताइए। हर पार्टी में गलतियां होती है, नॉट ओनली गलतियां, हम गलतियां जब होती हैं तो उसको गलत स्टेप्स को ठीक भी किया जाता है। अच्छा, ब्रेक की कॉल आ रही है। एक सवाल जल्दी से पूछना चाह रही हूँ। अमेरिकी कांग्रेस के जो मेंबरान 40 मेंबरान ने वालिबन खत लिखा है एक और जो बाइडेन साहब को तहरीक इंसाफ की हिमायत में जो खत है, डू यू सी कि इसका कोई फर्क पड़ेगा? देखिए, मैं तो इस बात का कायल हूं, जब ये माजी के अंदर हो रही थी बात और अब भी, कि पाकिस्तान की सियासत के फैसले पाकिस्तान में होने चाहिए। हमें नहीं चाहिए जो बाइडेन, हमें नहीं चाहिए डोनाल्ड ट्रंप, हमें नहीं चाहिए प्यूटन, हमें किसी जब पाकिस्तान की रियासत की सियासत के फैसले मुल्क के बाहर से हुए हैं, ख्वाह वो कॉन्डोलीसा राइस की कॉल हो बेनजीर भुट्टो साहिबा को, ख्वाह वो हिलरी क्लिंटन ने अपनी किताब में लिखा कि मैंने नवाज शरीफ साहब को कॉल करके बात की जब ये लॉयर्स मूवमेंट के साथ आ रहे थे, जब पाकिस्तान के, उन्होंने सेनेट की हेयरिंग के अंदर भी ये बात की, जब पाकिस्तान के फैसले हमने अपने मुल्क के से इसकी सरहदों से बाहर देख के किए हैं, वो पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं। ख्वाह तहरीक इंसाफ हो, ख्वाह कोई भी हो, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान की आवाम करेगी, हमें किसी सदर की जरूरत। गार्जियन अखबार का जो आर्टिकल आपने जरूर देखा होगा, उस पर अगर कोई तबसरा करना चाहती हैं आप, इट इज प्रीटी ऑब्वियस उस आर्टिकल को अगर आप देखें कि एस्टेब्लिशमेंट जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुज़ाकरात करने में इंटरेस्टेड नहीं है।
دیکھیے وہ اس سے ایک سٹیپ آگے ہے جس طرح سے آپ نے بیان کیا. میں نہیں سمجھتی کہ صرف یہ بات ہے, اور میں سعد صاحب کی اس بات کو بہت اپریشیٹ کروں گی. آئی وش کہ ہماری یہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے پاکستان تحریک انصاف, یہ بھی ایسا سوچنے لگ جائے. ساری پارٹیز, لیکن میرا نہیں خیال کہ آج تک ماضی میں کبھی اس طریقے سے لابنگ فارمز ہائر نہیں کی گئیں. نہیں, ہلری کلنٹن نے کتاب میں جو لکھا, میں یہ کہہ رہی ہوں کہ پارٹی نے ایک لابنگ فارم ہائر کیا. آپ کہیں گے تو میرے پاس ان کا ابھی وہ جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی میرے پاس فون میں موجود ہے, اور یہ کہا ہے کہ جی ہم آپ کے یو ایس ایجنڈا کو پاکستان میں پروموٹ کریں گے, جس کے بدلے میں آپ عمران خان کی رہائی کے لیے, اور میں اسی کا آ رہی ہوں. اس طرح کی تمام باتیں کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی کرے. ماضی کے اندر کیمبرج انالیٹیکا کے ساتھ دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے بھی کانٹریکٹس منظر عام پہ آئے تھے. میڈم کو یاد ہوگا اس وقت اسٹیٹ نے بھی کہا کہ یہ واقعی اسی طرح ہوا کہ لیگ نے انگیج کیا. کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی کرے, پاکستان کے فیصلے پاکستان میں ہونے چاہیے, کہیں اور نہیں ہونے چاہیے. یہ بالکل بات درست ہے آپ کی, اس سے ایگری کرتے ہیں. ناظرین, ہماری سلسلہ یہاں پہ جاری رہے گا, لیکن ہم ایک بریک شامل کرنے لگے. ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ایوری بڈی. پاکستان کی معیشت کی کچھ بات کرنے لگے ہیں. آئی ایم ایف کے وفد کے دورے کے بعد آپ یہ کیا سوال جو سب سے امپورٹنٹ وہ یہ کہ پاکستان کے سر سے, جو ہماری معیشت کے سر سے وہ منی بجٹ کا خطرہ ہے, کیا اصل میں وہ ٹل گیا ہے؟ کیونکہ اگر آپ اعلامیے کو دیکھیں تو اس کے مطابق تو آل از ویل کی خبریں بھی ملتی ہے ساتھ ساتھ, لیکن وہ اعلامیہ تو فارمل ہوتا ہے. اس میں ظاہر ہے آئی ایم ایف کی جانب سے یا کوئی بھی اعلامیہ اگر ہم کبھی بات کریں تو وہ یہی کہے گا کہ سب کچھ اچھا ہے. لیکن ایک عام آدمی کی زبان میں اگر میں یہ سوال پوچھوں, کیا واقعی پاکستان کی معیشت کی جب بات آتی ہے سب کچھ اچھا ہے؟ میں اس میں 2 گزارشات کروں آپ کی اجازت سے. سب سے پہلے یہ کہ ہمارے آپس میں جتنے بھی ڈفرنسز ہوں, ایک سیاسی جماعت کے دوسری سیاسی جماعت سے, ایک شخص کے دوسرے شخص سے, بطور پاکستانی ہمارے جتنے بھی ڈفرنسز ہوں, جب کوئی نیشنل پاور یا کوئی انٹرنیشنل ایجنسی یا کوئی انٹرنیشنل کمٹمنٹ آ جاتی ہے تو ہمیں اپنے سارے ڈفرنسز ختم کر کے پاکستان کے بارے میں سوچنا چاہیے. میں اس حق میں نہیں ہوں کہ کوئی پولیٹیکل پارٹی بھی یہ اپوزیشن میں ہو اور پی ٹی آئی حکومت میں ہو, یا یہ حکومت میں ہو اور پی ٹی آئی اپوزیشن میں ہو, تو وہ ایسی چیزوں کو جیسے سی پیک ہے, جیسے ایس آئی ایف سی ہے جو ابھی کی ہماری چل رہی ہے, جیسے آئی ایم ایف کا لون ہے, کہ وہ اسٹریٹجک چیزوں کو آپ انٹروین کریں, ان کو خراب کریں, یہ کسی پارٹی کو بھی نہیں کرنا چاہیے, کسی کو بھی نہیں کرنا چاہیے. تو میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے یہ لگے کہ ہم آئی ایم ایف کے ساتھ درست بات نہیں کر رہے. ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم آئی ایم ایف سے پاکستان کی معیشت کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں. لیکن دوسری طرف جب پاکستان میں غریب آدمی کو آپ دیکھتے ہیں, غریب آدمی کو کیا, ہم سب اپنے آپ کو دیکھتے ہیں, تو جو مالی حالت پچھلے سال اس وقت تھی, اس سال نومبر میں سب کی مالی حالت اس سے تھوڑی سی, چند لوگوں کو, میں میڈم کے کچھ دوستوں کو اس میں سے ایکسکلوڈ کر رہا ہوں, ان کے علاوہ باقی کے پاکستان کے لوگ, کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ ایکسیپشنز ہوں تو میڈم بتا دیں کہ وہ ہمارے وہ 3-4 نہیں, ضرور نون لیگ کے 3-4 لوگ ہوں گے جن کی مالی حالت اچھی ہوگی. نون لیگ کے تو 3-4 ہوں گے, پی ٹی آئی کی ماشاءاللہ درجنوں کے حساب سے, درجنوں کے حساب سے پی ٹی آئی کے لوگ جن کے ایسٹس جو ہیں وہ 8-10 یہی بات میں نہیں کرنا چاہتا تھا. سوری میڈم, میں آپ کی دل آزاری نہیں کرنا چاہتا. صرف کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضرور چند لوگ ہوں گے جن کی مالی حالت بہتر ہو جائے. وہ کہیں کہ ساتھ صاحب آپ تو غلط کہہ رہے تھے, دیکھیں پچھلے سال ہمارے پاس صرف $500 ملین تھا, اب تو $750 ملین ہو چکا ہے, تو کچھ لوگوں کی اچھی ہوگی حالت. لیکن جو بندہ دودھ دب روٹی کھا رہا ہے, مجھے میری ناقص رائے میں لگتا ہے کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں. حکومت آئی ایم ایف سے جو نیگوشیٹ کرے ہم سب ساتھ ہیں, لیکن جو بھی نیگوشیٹ کرے اس میں غریب آدمی کا کوئی بھلا. اصل میں حکومت کا پوائنٹ آف ویو لینا چاہتی ہوں. آمنہ, صوبائی سطح تک آ چکا ہے آئی ایم ایف, اور صوبائی سطح پہ آپ کو سپر ٹیکس لگانا ہے, آپ کو زرعی جو آپ کا انکم ٹیکس ہے, آپ کو نہیں لگتا کہ یہ زیادتی ہو جائے گی بہت سے ایک بڑے پاکستان کے, کیونکہ ایگری اکانومی ہے ہماری, تو یہ بڑا مشکل نہیں ہو جائے گا اچیو کرنا جو ہم لوگوں نے ٹیکس اکٹھا کرنا ہے؟ حکومت کیسے کرے گی؟ دیکھیں, میں نہیں سمجھتی کہ اس کے اندر کوئی ان اچیویبل چیز ہے یا کوئی زیادتی والی بات ہے. ایشو یہ ہے کہ
अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसिस से पाकिस्तान गुजर रहा है और हम एक फाइनेंशियल क्राइसिस से दो चार हैं, इसको कोई डिनाइंग नहीं है, बट पूरी दुनिया में लेकिन किसान को कॉन्फिडेंस में लेना नहीं, मैं first उसी priority पे आ रही हूँ, बिल्कुल फर्स्ट प्रायोरिटी। और किसान को जिस तरह का रिलीफ पंजाब में दिया जा रहा है, किसान कार्ड के थ्रू, ट्रैक्टर स्कीम के थ्रू, सुपर सीडर्स दिए जा रहे हैं फ्री में, जिस तरह का रिलीफ पंजाब में किसान को दिया जा रहा है, उसकी भी हमें कोई मिसाल नहीं मिलती। हमें ये चीज अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में जब कौमें किसी मुश्किल से दो चार होती हैं तो उनको इस तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स को रिजॉर्ट करना पड़ता है फॉर फ्यूचर बेटरमेंट। सो ये आज की बात है, लेकिन आज से क्योंकि 4 साल 5 साल पहले कुछ नहीं किया गया इन चीजों के ऊपर, इकोनॉमी को जानबूझ के तबाह किया गया। 12,970 से किए गए आई थिंक ये फिगर है जो इस वक्त अचीव करना है हमने। जी बिल्कुल, और IMF से किए गए मुआहदे जो हैं वो जानबूझकर तोड़े गए अपनी सियासत को बचाने के लिए। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वेयर ऑल ऑफ दिस इज कमिंग फ्रॉम। और जहां पे पंजाब गवर्नमेंट अगर सुपर टैक्स लगा रही है तो उसी के साथ साथ पंजाब गवर्नमेंट की ये फर्स्ट प्रायोरिटी है कि वो किसी ना किसी तरह अपने किसान को, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड वन थिंग, हम जब एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसमें सिर्फ छोटा किसान नहीं, आई नो दैट देयर अ मेजर परसेंटेज ऑफ इट, बट वो तमाम लोग जो हम कहते हैं कि जी हमारे इलेक्टेबल्स हैं, हमारे बहुत बहुत अमीर ज़्यादा हैं और बहुत सारे इस तरह के लोग हैं जो बहुत सारी पॉलिटिकल कैंपेन्स को फंड कर रहे हैं, ये भी वो लोग हैं जो एग्रीकल्चर से अपनी सारी इनकम, तो क्यों हम इन पे टैक्स ना लगाएं और क्यों ना इस टैक्स को पाकिस्तान की बेहतरी के लिए जो हमें बहुत पहले कर लेना चाहिए था वो क्यों ना करें। देखिए सिंपल सी बात है, एक छोटा सा सवाल खत्म। आप जरूर लगाएं अमीरों के ऊपर टैक्स, आप छोटे किसान की एक नीचे लिमिट तो रखते हैं। आप कहें कि यार जो गरीब आदमी, अच्छा ये मैं आपको बताऊं, जो अभी परसों बिल पास किया गया उसमें बड़ी क्लैरिटी के साथ ये कहा गया, उसमें कोई स्लैब्स मेंशन नहीं किए गए, दे आर गोइंग टू बी मेंशन्ड इन द रूल्स। पीपल्स पार्टी को उस पे ऑन बोर्ड लेंगे क्योंकि उन्हें वॉकआउट किया था आपके इजलास में। देखिए पीपल्स पार्टी अगर इस तरह के मेजर इकोनॉमिक इशू के ऊपर पॉलिटिक्स चमकाना चाहती है तो इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट। मैं कुछ नहीं कह सकती। ठीक हो गया, हमें क्लोजिंग की कॉल आ गई है, मैं इसका जवाब चाहती थी तफसीलन, लेकिन नाज़रीन हमारी गुफ्तगू आपने मुलाहिज़ा फरमाई है। आज के प्रोग्राम इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।